Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round, निकिता! निकिता मेरी ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! रक्षित चौरसिया, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर वडोदरा तब फिर एक बार देश दुनिया में चर्चा में आ जाता है जब होलिका दहन के बाद रक्षित चौरसिया बेलगाम कार लेकर सड़कों पर निकलता है और 8 लोगों को कुचल देता है। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कल होली मनाने की तैयारी कर रहे थे, रंग खरीदने निकले थे। 8 लोगों को कुचल दिया जाता है, जिसमें से एक महिला की मौत हो जाती है और जो 7 लोग इंजर्ड है उनकी स्थिति भी काफ़ी गंभीर है। बहुत चोट आई है और उनकी सर्जरी लगातार चल रही है। 8 लोगों को कुचलने के बाद रक्षित चौरसिया ने जो बिहेवियर दिखाया है वो अब देश दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। एक वीडियो जो हम सब ने देखा है, रक्षित चौरसिया जब उसकी गाड़ी एयरबैग्स खुलने के बाद अटक जाती है तब गाड़ी से नीचे उतरता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अनदर राउंड, अनदर राउंड। उतने पर भी नहीं रुकता है, ओम नमः शिवाय के नारे लगाता है। अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि शायद ओम नमः शिवाय के नारे अगर मैं लगाता हूँ, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ तो लोग मुझसे डरेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, खूब उसकी पिटाई भी होती है, पुलिस आती है और अब रक्षित चौरसिया जेल की सलाखों के पीछे है। वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक बच्चा जो यहाँ लॉ फैकल्टी में पढ़ाई करता है, माता पिता ने बड़े अरमानों से भेजा होगा। इसके बाद हर माता पिता एक डर के, एक दहशत के माहौल में जीने लगे हैं कि बच्चों को हम पढ़ाई करने के लिए भेजते तो हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश में क्या कोई कमी रह गई है जो बच्चे इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। लॉ फैकल्टी के ही कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मैंने आमंत्रित किया है और युवाओं की मानसिकता पर आज खास बात हम करेंगे कि किस तरह के पीयर प्रेशर से ये बच्चे गुजरते हैं, कैसे उन्हें शराब का, सिगरेट का या ड्रग्स का आदी बना दिया जाता है, कौन उनके साथ ऐसी ज़बरदस्ती करता है, क्या ये सिर्फ मौत शौक के लिए होता है या फिर दोस्तों में सो कॉल्ड कूल बनने के लिए ये कोशिश की जाती है। कुछ खास स्टूडेंट जो लॉ फैकल्टी में ही पढ़ाई करते हैं, आज मैंने उन्हें आमंत्रित किया है और यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रक्षित चौरसिया या ऐसे बहुत सारे यंगस्टर जो समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है और युवा पीढ़ी को उस मानसिकता से हम कैसे बचा सकते हैं। अगर युवा पीढ़ी वहां पहुंच रही तो उन्हें कैसे बचा सकते हैं। जयंत अग्रवाल मेरे साथ है। सबसे पहला सवाल जयंत से ही होगा कि युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। जयंत, आप भी यंगस्टर हैं और लॉ फैकल्टी में ही पढ़ाई करते हैं, आपको कानून की बहुत सारी जानकारी होगी, उसके बाद भी अगर आप कोई गलत काम करते हैं उसके बारे में समाज आपको कैसे माफ़ कर सकता है? क्या कहेंगे, क्या मानसिकता होती है, कितना कानून पता होता है लॉ फैकल्टी में पढ़ने वाले बच्चों को? मैडम, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि लॉ फैकल्टी में हम हर रोज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिलते हैं। हम भी लॉ फैकल्टी में पढ़ाई करते हैं। तो जो लॉ के छात्र होते हैं उनको जितने भी हमारे देश के बेसिक कानून हैं, सारे कानून पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, पर बेसिक कानून जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है वो सभी के बारे में 5 साल में हमें पढ़ाया जाता है। वो पढ़ने के बाद हम सभी लोग कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा विश्वास करने लगते हैं कि अभी हमें कानून की समझ आ गई, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो अभी कानून जानते हैं, हम जानते हैं, इसका मतलब वी आर अबाउ द लॉ, हम कानून को तोड़ भी सकते हैं। ये मानसिकता कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप पूरा किस्सा देखोगे तो जो इंसान कानून को जानता है वही कानून को तोड़े तो इससे बड़ा अपराध मैं मानता हूँ कि कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये बड़ी ही घिनौनी मानसिकता है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं इससे बचना चाहिए। और एज ए लॉ स्टूडेंट यहाँ पे जो बनाव है उसकी जगह पे होना ऐसा चाहिए कि लॉ स्टूडेंट के रूप में हमें सोसाइटी को इंस्पायर करना चाहिए, हमें कानून को मान के कानून का पालन करना चाहिए और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। जैसा गांधी जी ने कहा है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है,
तो उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे महापुरुषों के विचार है, सोच है, जिसके आधार पर, जिसके मूल्यों पर, जिसके सिद्धांत पर भारतीय समाज, भारत के युवा आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये सिद्धांत, ये मूल्य थोड़े से बदलते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी अपने आप को कोई और दिशा में ले जाकर समझ रही है कि हम शायद बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेना, कानून को तोड़ना, यहाँ लॉ फैकल्टी के अलावा कोई भी फैकल्टी का बच्चा हो सकता था, कोई भी कॉलेज का भी बच्चा हो सकता था, आपका और मेरा बेटा भी हो सकता था। आज रक्षित चौरसिया के पेरेंट्स पर सवाल उठ रहे हैं या रक्षित चौरसिया पर सवाल उठ रहे हैं, वहाँ कल कोई भी हो सकता है। और इसलिए इस मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे रुकेगा, क्योंकि जान तो सभी की खतरे में आ रही है। हम व्हीकल चलाकर जा रहे हैं या हम पैदल जा रहे हैं, मर तो हर कोई रहा है। तो ऐसे में कैसे युवा पीढ़ी को सही दिशा में ले जाया जाए, ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। युवाओं की मानसिकता जानना बहुत ज़रूरी है। जय व्यास हमारे साथ है। जय से मैं जानूंगी, जय भी लॉ स्टूडेंट ही हैं, कि जब आप एक ऐसी एज में आते हैं, 18+ में आप जाते हैं, अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हैं, परिवार की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं? आपको अपने आप को आगे ले जाना है, आपको परिवार का नाम रोशन करना है, आपको अच्छी कमाई भी करनी है, क्या मानसिकता होती है खासकर 18 से 25 वाले एज ग्रुप में? जय, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम, 18 से 25 का जो एज ग्रुप होता है वो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक एज ग्रुप है। यहाँ से ही बच्चे अपने आगे के करियर की शुरुआत, फैमिली की शुरुआत और समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं। जब ऐसे कोई हादसे और बनाव होते हैं तब लोग पेरेंटिंग पर बड़े क्वेश्चन उठाते हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि 18 साल के बाद एक इंडिविजुअल की अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक समाज के एक नागरिक की तरह, एक सोसाइटी के मेंबर की तरह मेरे खुद के मोरल जो नैतिकता है मेरी, वो मेरी खुद की जिम्मेदारी है। मेरे पेरेंट्स मुझे घर से कह के ये नहीं भेजते हैं कि आप जाके ड्रग्स लीजिए, वो मुझे यही सिखा के भेजते हैं कि आप पढ़ाई करिए। पर ये आजकल का जो ट्रेंड है कि सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, डे नाइट में सबको फेमस हो जाना है, फेम प्राप्त करनी है, सो कॉल्ड कूल बनना है। दे थिंक दैट डिसरिस्पेक्टिंग इज कूल, हैविंग ड्रग्स इज कूल। दे डू नॉट थिंक के आजकल जो हमारे पूर्वज हमको जो कहे गए कि बहुत लॉन्ग टर्म विजन था उनका, आज के बच्चों का वो नहीं है मैडम। उनको एक दिन में फेम कैसे प्राप्त करनी है, उनको यही है कि लोग मुझे जानेंगे कैसे। एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह, एक नोबल व्यक्ति की तरह, सिर्फ पुलिस है, वकील है, डॉक्टर है, वही सिर्फ नोबल लोग नहीं है। आप एक व्यक्ति की तरह आपको नोबल बनना है, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, तो वो आपको निभानी है। और ये कहीं ना कहीं आज की युवा भूलती जा रही है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि टीचर्स को भी हम बताते हैं कि ये चीज़ करना गलत है, पर बच्चे के मन में एक प्रश्न होता है कि ये करना क्यों गलत है, वो नहीं सिखाया जाता मैडम। तो वो भी एक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा तभी ट्राई करता है ना जब उसको पता ही नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप उससे कॉन्सिक्वेंसेस को बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, और उससे कॉन्सिक्वेंसेस भी बताइए कि गलत क्यों है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जय बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं कि हमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। यंगस्टर अब अलग माइंड के साथ आगे जा रहे हैं, तो उनके साथ जो डील है वो भी हमें अलग से करनी होगी। अगर पेरेंट है तो हम सिर्फ अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी सिखाना होगा कि अगर शराब पीने से क्या क्या हो सकता है, ड्रग्स लेने से आपके जीवन में क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर टीचर्स उनके साथ ज़्यादा रहते हैं तो मुझे लगता है टीचर्स को भी ये सारी चीज़ें बच्चों को ओपनली सिखानी होगी, बतानी होगी कि अगर आप कानून तोड़ते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है। रक्षित चौरसिया का उदाहरण देकर अगर अब हम समझाने बैठेंगे तो शायद हम देरी कर जाएंगे। तो हमें सीखना और समझना होगा, थोड़ा बदलना होगा कि ये पीढ़ी बहुत एडवांस है, इनके पास हर चीज़ मोबाइल के रूप में उनके हाथ में दे दी गई है। यानी एक्सीडेंट करने के बाद आप कैसे बच सकते हैं ये भी ये लोग सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे सुसाइडल केस में मैंने देखा है कि लोग ये सर्च करते हैं कि सुसाइड कैसे करें। यानी हर कुछ हर मुद्दा आप पहले जहाँ ये जो बच्चे हैं वो तो कोई रेस्टोरेंट में जाने से पहले भी उसके रिव्यूज़ देखते हैं, उसका फूड कैसा ये देखते हैं, फिल्म देखने जाते हैं तो सब कुछ देखकर जाते हैं कि ये फिल्म कैसी है, उसको क्या रेटिंग मिला है। तो ये यंगस्टर बहुत स्मार्ट है, उनके साथ हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा और वो जो कर रहे हैं वो उनकी सही या गलत आदतें हमें समझानी पड़ेगी। कशिश दावड़ा हमारे साथ है। कशिश से मैं जानूंगी कि जिस तरह से
रक्षित चौरसिया ने गाड़ी में से उतरने के बाद ओम नमः शिवाय के नारे लगाए। आजकल जय श्री राम और ओम नमः शिवाय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो गया है। ये यंगस्टर अपने आप को धार्मिक दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि धर्म ही सब कुछ है। ये भी हम युवाओं को एक जो गलत सोच की ओर आगे ले जा रहे हैं कि आप अगर धर्म का सहारा लेते हैं तो बच जाएंगे, जो रक्षित ने साबित किया। रक्षित इसीलिए पूरे देश दुनिया में इतना चर्चा का विषय बना है। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, करते रहते हैं लोग, लेकिन उसने जो बिहेवियर दिखाया है वो बिहेवियर चर्चा का केंद्र बना है। कशिश, क्या कहेंगे? ये जो धर्म के नारे, मतलब क्या यंगस्टर्स ये सोच रहे हैं कि धर्म, अगर आप धार्मिक हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं? मैम बेसिकली तो ऐसा है कि जैसे हमने बात की कि कानून को जानना, बट जानना और मानना ये दो शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। आप जब मानते ही नहीं है कि आपने कोई गुनाह किया है तो आपको लग रहा है सब बराबर है। और फिर अगर धर्म की बात हो गई तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें लगता है कि हम जो मर्जी कर सकते हैं। मानो कभी कुछ भी है, मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। जैसे आपने एक एज ग्रुप मेंशन किया 18 to 25, तो हम यूजुअली इस एज में घर से बाहर स्टेप करते हैं, कॉलेज वगैरह शुरू होता है, तो वो एक जुनून होता है, थोड़ा सा हमारे अंदर फ्रीडम आता है। बट साथ साथ में ये जानना भी ज़रूरी है कि वी हैव टू बी मैच्योर इनफ। अगर हमारे पास कुछ डिसीजन लेने की फ्रीडम है तो वी शुड बी अ वाइज डिसीजन मेकर। और फिर अगर इन्फ्लुएंस की मैं बात करूँ तो मतलब यही सबसे ज़्यादा चल रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो इनिशियली ये सब मानते हैं, घर से कोई सिखा के नहीं भेजता है। और पेरेंट्स जो है, जैसे मेरे पापा हमेशा बोला करते थे कि हम आपको हर एक चीज़ सिखा के नहीं बोल सकते। मान लो हमने 10 चीज़ें बताई है, कुछ ऐसा होगा जो हमने नहीं बोला है, तो आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि किस टाइम पे कैसे डिसीजन लेना है, जो मेरे लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए और समाज के लिए क्या अच्छा है जी। तो हमें अंदर से ये बदलाव लाना है। हम जैसे समझते हैं कि फ्रीडम आ गई तो कुछ भी कर लिया, और इन्फ्लुएंस में आ गए कि नहीं, जैसे कोई बोलता है थोड़ा सा कि यार क्या तुम तो डर रहे हो, तो हमारे में जुनून आ जाता है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो माइंडसेट है ये बहुत ही गलत है। अगर हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास आज के ज़माने में जैसे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंटरनेट, वी हैव एन ईजी एक्सेस, तो अगर हम बाकी चीज़ों को हम इमीडिएट सर्व कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें भी हम क्यों नहीं देख लेते हैं। वी हैव दैट प्रिविलेज। तो एज एन इंडिविजुअल हमारा एक खुद का एग्जिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ घर से बाहर स्टेप किया है। आगे जब हम एक प्रोफेशनल दुनिया में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, और एक छोटा सा गलत इन्फ्लुएंस या डिसीजन पूरी ज़िंदगी बदल देता है। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी संजू, संजय दत्त की जो स्टोरी है, वो जो फ्रेंड जो खुद शुगर लेता था और उसे वो ड्रग्स के नशे में लगा दिया और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जो हम यूट्यूब पे या ऐसे छोटा मोटा कुछ देख सकते हैं। तो हर चीज़ हमारे साथ गलत हो फिर हम सीखें ये ज़रूरी नहीं है। दीज एग्जाम्पल्स आर मोर देन इनफ टू लर्न, चेंज एंड इम्प्लीमेंट इन आवर ओन लाइव्स। जी मुझे कशिश की बातों से एक बात याद आई कि हम जब थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो एक इतनी गंदी एडवर्टाइज दिखाई जाती है कि उसके बाद लोग सोचेंगे कि आज के बाद तो कभी तम्बाकू या पान पड़ी की खानी ही नहीं चाहिए, खा ही नहीं सकता कोई। इतनी गंदी तरीके से उसे दिखाया जाता है कि कैसे मुंह का कैंसर होता है, लेकिन उसके बाद भी उसी लेवल में लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं। यानी हम बुरी चीज़ों को हम हमारी तरफ ले लेते हैं लेकिन अच्छी चीज़ों पर इतनी ध्यान नहीं देते। राहुल हमारे साथ है और राहुल बाहर से पढ़ाई करने यहाँ आया है, और इसलिए भी ये मानसिकता समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट आते हैं, परिवार की जिम्मेदारी लेकर आते हैं, आपको आगे चलकर माता पिता के जो सपने हैं उसे तो आगे बढ़ाना ही है, आपको खुद को एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना है, आपको अच्छा अर्न करना है, आपको एक परिवार चलाना है, आपको एक समाज चलाना है, आपको एक देश चलाना है। राहुल, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है ये। किसी दूसरे शहर से बाहर से आना और दूसरे शहर में पढ़ने के लिए आना, मतलब परिवार के लिए तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है कि किसी
एक ऐसे बच्चे जिसने अभी अभी 18 पार किया है और दूसरे शहर में वो अध्ययन के लिए जा रहा है, तो उस समय परिवार के मन में भी एक मनसा होती है, शंका होती है कि कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे सीखेगा। तो जब छात्र दूसरे शहर से यहाँ पर आते हैं तो उनको अलग अलग लोग दिखते हैं, अलग अलग ग्रुप मिलता है, कॉलेज में कुछ अलग ग्रुप होता है, फिर वो जो व्यक्ति हॉस्टल में रहता है उनका अलग ग्रुप होता है, अलग चीज़ें चल रही होती है, कोई खेल रहा होता है, कोई पढ़ रहा होता है, कोई और अदर्स एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, कोई नशा भी कर रहा होता है, कोई गाना भी गा रहा होता है। तो जब लोग आते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब एक दूसरे से देखा देखी, पीयर प्रेशर, मतलब कि क्या चूज करना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें चूज करना होता है कि हमें क्या बनना है, हमें क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे आए हैं। और एमएस यूनिवर्सिटी की बात कहूँ तो मैं, आप जिस लेंस से एमएस यूनिवर्सिटी को देखोगे आपको ऐसा दिखेगा। आप सेकुलर होके देखोगे तो सेकुलर दिखेगा, आप नशे की ओर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि नशा हो रहा है चारों ओर। आप संगीत की ओर से देखोगे तो आपको संगीत दिखेगा, आप आर्ट्स की ओर से देखोगे तो आर्ट्स दिखेगा, गवर्नमेंट सर्विस के प्रिपरेशन की नज़र से देखोगे तो आपको गवर्नमेंट सर्विस के प्रिपेयर करने वाले लोग दिख जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी हम पर होती है कि व्हाट वी चूज। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे आपको, लेकिन चूज़ तो आपको करना है। आपका फोकस कहाँ है? आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, आपका परिवार है, आपकी परवरिश क्या है, आपके माता पिता के संस्कार क्या है। क्योंकि कोई भी माता पिता, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। बचपन से ही हम बच्चों को सिखाते हैं ये करना है, ये नहीं करना है। खैर, माता पिता को भी अब एडवांस पेरेंटिंग सीखनी होगी, क्योंकि बच्चे अब एडवांस होते जा रहे हैं। एडवांस पेरेंटिंग में अभी हमारा समाज थोड़ा सा पीछे ज़रूर है, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एडवांस पेरेंटिंग की ओर हम सबको अग्रसर होना होगा। और ये जो नई पीढ़ी है, उन्होंने अपने पेरेंटिंग में थोड़े बदलाव ज़रूर किए हैं, लेकिन और बदलाव हमें करने होंगे। हम बाहर से आकर पढ़ने वाले बच्चों की मानसिकता समझ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जब घर से दूर रहते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या आज़ाद समझने लगते हैं। राहुल से ही पूछूंगी, राहुल, आपको घर नहीं जाना है, आपको पता है कि आज रात को मुझे घर नहीं जाना है, तो ये एक फ्रीडम महसूस होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप शराब का नशा करके आपके हॉस्टल में या पीजी में सो जाओगे तो कोई बोलने वाला नहीं है, या फिर अपने आप को उन सारे दलदलों से बचाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या मानसिकता उस वक्त चलती है? क्योंकि आपको भी बहुत सारी चीज़ें होती होगी कि चलिए सिगरेट तो यार पी लेते हैं, गर्लफ्रेंड तो रखनी पड़ेगी, अरे यार ड्रग्स की एक वो लेने में क्या जाता है, मज़ा आ जाता है। फ्रीडम की बात बोलूँ तो फ्रीडम की तो कोई कमी ही नहीं है। एमएस यूनिवर्सिटी हो गया, वडोदरा हो गया, मतलब स्टार्टिंग के जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो इतना फ्रीडम कि फ्रीडम, लेकिन जब धीरे धीरे जब फ्रीडम रहते रहते फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप पढ़ाई लिखाई के प्रति जिम्मेदार होते हैं। फिर धीरे धीरे मैं हॉस्टल्स में क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने हॉस्टल्स के HRHM पद को संभाला, तो अभी भी संभाल रहा हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हॉस्टल में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन हो, फिर उस डिसिप्लिन को मैं अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। तो ये है, जब मैं अपने शहर जाता हूँ पटना, तो बड़ौदा का जो माहौल है एक्चुअली पूरा फ्रीडम वाला है, नाइट को भी सारी चीज़ें खुली रहती हैं। तो एक ऐसा माना जाता है कि नाइट ऐसा टाइम होता है जिसमें निशाचर रहते हैं, मतलब जुर्म करने वाले ज़्यादा घूमते हैं, लेकिन वडोदरा में ऐसा नहीं है, हर चीज़ों की आज़ादी है। जब अपने शहर जाता हूँ तो मुझे कल्चरल शौक आता है कि ये दुकानें 8-9 बजे क्यों बंद हो रही हैं। तो फ्रीडम की बात बोलूँ तो फ्रीडम बहुत है यहाँ पर, बस जिम्मेदारी आप कब कितना लेते हो। आपको कोई रोक टोक नहीं है कोई चीज़ करने के लिए, ना पढ़ने के लिए ना खेलने के लिए। हॉस्टल में लोग 12-2 बजे तक भी खेल रहे हैं, कोई 2 बजे तक पढ़ भी रहा है, कोई 2 बजे तक कुछ अपनी जो प्रैक्टिस चीज़ें हैं वो भी कर रहा है। तो उस पर डिपेंड होता है कि जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आदान प्रदान है आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वडोदरा एक बहुत कल्चर सिटी, यहाँ आने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि यहाँ आने वाले लोग वडोदरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस तरीके का फ्रीडम, उस तरीके का माहौल, यहाँ लड़कियाँ भी अगर रात के 12 बजे बाहर घूम रही है तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है। लेकिन अगर इस तरह के मामले बढ़ते रहे तो ये चिंता का विषय है कि हम ना सिर्फ लड़कियों के लिए, लेकिन हम सब के लिए ये चिंता का विषय है कि हम सुरक्षित रूप से घर वापस आएंगे कि नहीं। हमारे साथ शिवम है जो भी बाहर से पढ़ने के लिए वडोदरा में आया है। शिवम, पीयर प्रेशर से कैसे बचते हैं यंगस्टर? कोई अगर कहता है अरे कितनी गर्लफ्रेंड है तेरी, या फिर
एक आध सिगरेट तो बनती है, एक आध कभी ड्रग्स ले लिया जाए, शराब ले ली जाए, ये क्या सो कॉल्ड मतलब कुछ अलग होता है क्या ये करने से? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने जो प्रश्न पूछा है कि पीयर प्रेशर से कैसा बचे जाए, तो इसके अंदर सिर्फ आपने जो आप जैसे कि एक उम्र लेके आए हो, आप 18-19 साल के होके एक बाहर पढ़ने आए हो, तो आपने 18-19 साल में अपने माँ बाप को देखा है, अपने घर के बुज़ुर्गों को देखा है कि वो कैसे रहते हैं। उन्होंने अगर इतनी उम्र निकाली है तो उनके भी जो आदतें हैं वो भी आपको पता होती है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोल देता है कि तू एक बार ये सिगरेट ट्राई करके देख या तू गर्लफ्रेंड बना के देख, तो उससे अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो तो फिर आपका यहाँ पे पढ़ना आना बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि घर पे आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी चिंता करते रहते हैं। उन्हें 24/7 सिर्फ आपका टेंशन रहता है कि भाई मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, सेफ़ तो होगा। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फ्रीडम मिलता है इतना, तो अगर आप रात के 9 बजे के बाद बाहर घूमते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि पुलिस वहाँ पे बाहर राउंड मार रही होगी एक नॉर्मल रूटीन की तरह। तो तब अगर आप बाहर घूमते हो और आपको शायद वो क्वेश्चनिंग करने के लिए रोक ले, और उस दौरान अगर आपके पेरेंट्स को फ़ोन लग जाए तो उनको कितना टेंशन होता होगा उस चीज़ को देख के। और जैसे कि अगर आप बाहर रहते हो और आपको रात को आपके पिताजी या माताजी ने आपको कॉल किया और अगर आप नहीं उठाते हो, तो उनके वहाँ पे तो उनके अलग अलग थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं। पीयर प्रेशर में आके अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ या आपके पेरेंट्स की लाइफ अफेक्ट होती हो, तो फिर मैम वो पीयर प्रेशर कुछ है ही नहीं। पीयर प्रेशर अगर आप इस बात का लो कि यार मेरे दोस्त ने मुझसे इतने ज़्यादा परसेंटेज लाए तो लेट मी स्टडी एंड लाइक अचीव द रैंक, तो उस चीज़ का आप पीयर प्रेशर लो तो इट्स गुड। पीयर प्रेशर के अंदर मैम पीयर प्रेशर से ज़्यादा लोगों में ईगो है। जो ये 18 से 25 साल की जो एज है, इसके अंदर बच्चों में ईगो इतना फ्रेजाइल है ना, जो सेटल होते होते 30 की एज आ ही जाती है। सो ये जो ईगो है उनको वो पुश करता है। जैसे अगर हम अभी का एक इंसिडेंट देखें जिसके अंदर बहुत ही ज़ोर से उन्होंने अनदर राउंड बोला, तो आपके जो पीयर जो ग्रुप है शायद वो आपको बोले तेरे को तो गाड़ी चलाना नहीं आती, या फिर तूने कभी ये ऑटोमेटिक ट्राई करी है, या तूने हम लोग तो सिगरेट पीते हैं तूने कभी पी है, या फिर हमारे सबके पास तो गर्लफ्रेंड है तेरे पास नहीं है। बट मैम वो सब मैटर नहीं करता है, बिकॉज सर्टेन एज के बाद आपके पास सब कुछ हो जाएगा जो आपको चाहिए। बट ये जो आपकी एज है इसके अंदर आपको मेनली आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी स्टडीज़ और आपकी जो हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, पीयर प्रेशर ये भी तो है कि माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। पीयर प्रेशर ये भी तो है कि समाज जिसने हमें एक पहचान दी उसके लिए कुछ करना है। पीयर प्रेशर ये भी तो है कि इस देश के ज़िम्मेदार नागरिक बनना है। ये सारे पीयर प्रेशर को फील कीजिए, ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी होगी और साथ ही सबकी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पेरेंट्स चिंता में हैं और इसीलिए यंगस्टर से बात कर रही हूँ कि आखिरकार आप कैसे अपनी लाइफ को आगे ड्राइव करके ले जा रहे हैं। हमारे साथ वृष्टि है। वृष्टि, मुझे ये बताइए, ये आखिरी क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ जो इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करेगा। अच्छे दोस्त और अच्छी संगति, यंगस्टर जो हैं इसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये अच्छे फ्रेंड्स हैं, कैसे उसे सिलेक्ट किया जाए, ये अच्छा सर्कल है, ये अच्छे लोग हैं, उनके साथ मैं ग्रो कर सकता हूँ, ना कि मैं अपने आप को बुरी चीज़ों में फंसा सकता हूँ। कैसे अच्छे लोगों के साथ अच्छे फ्रेंड्स पसंद किए जा सकते हैं? यस मैम, अपन को बाहर से आते हैं इसीलिए पहले तो बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप मिलेंगे, हॉस्टल में, पीजी में, कॉलेज में, हर जगह पर अपन को मिलेंगे। बट अपन को डिसाइड करना है कि अपन को किसके साथ रहना है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो अपन को बिगाड़ भी सकते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपन को एज अ करियर भी बहुत काम लगते हैं इन फ्यूचर। तो अपन को उसको देखना है कि अपन को किस के साथ कैसे अपन को रहना है। वो लोग अपन को अगर इफ बुरे चीज़ में अपन को साथ दे रहे हैं तो नहीं, हम नहीं जाएंगे। और अगर अच्छी चीज़ में है सो वी कैन गो। इफ़ दे आर सेइंग के चलो अपन सिगरेट पीते, नो, हम आपके साथ रहेंगे पर हम सिगरेट तो नहीं पिएंगे, और हम भी उनको ऐसा मना कर सकते हैं कि आप भी मत पियो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो उससे अच्छा है कि अपन खुद चूज़ करें कि कौन से ग्रुप कौन सा अच्छा है अपन को। पीजी हॉस्टल्स में देखें तो हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे लोग अपन को मिल ही जाएंगे जो होते हैं, जो सिगरेट, ड्रग्स एंड ऑल, अल्कोहल एंड सब से रिलेटेड अपन को मिल ही जाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि अपन उस चीज़ को लेकर देखें कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है।
जी बिल्कुल, मतलब ये थोड़ा सा लीक से हटकर करने जैसा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपके फ्रेंड्स में बहन जी बोला जाए या लल्लू पंजू बोला जाए, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन आप रक्षित के जैसे जब जेल में चले जाएं और आपके दोस्त वहीं रहकर अपने आप को ग्रो कर लें, तो ये उनका बहन जी होना, ये अब तो लड़कियां भी बिल्कुल पीछे नहीं हैं। अब लड़कियां हर वो चीज़ करना चाहती हैं जो लड़के करते हैं। बाहर देर तक रहना या सिगरेट पीना या शराब पीना बहुत आम बात होती जा रही है। अच्छी बात है कि हम समानता पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी समानता कभी समाज एक्सपेक्ट नहीं करता है आप लोगों से। बहुत ज़िम्मेदार युवा हैं और भारत देश को आगे ले जाना, भारत देश सोने की चिड़िया था और भारत देश को देश दुनिया में अगर अव्वल बनाना है तो हम अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बनाएं। ये नहीं कि रक्षित चौरसिया जैसे यंगस्टर वडोदरा को या हमारे भारत देश को बदनाम करे। और इंटरनेशनल मीडिया भी इस मामले को रिपोर्ट कर रहा है कि भारत का युवा राह से भटक रहा है। लेकिन भारत के युवाओं को फिर एक बार अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें अवेयर करना होगा। माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, टीचर्स की है, समाज की है, सरकार की है, हर एक व्यक्ति की है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक इंडिविजुअल की है कि आप अपने आप को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कितने सपनों के साथ आप आगे बढ़ते हैं बचपन से। तो छोटी छोटी चीज़ों में फंसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। रक्षित चौरसिया के पीछे पढ़ाई में अब तक माता पिता ने लाखों रुपए खर्च किए होंगे और अब वही लाखों करोड़ों रुपए, क्योंकि हमारी जुडिशरी सिस्टम है वो थोड़ी सी स्लो है, महीनों तक केस चल सकता है, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे रक्षित को अब वहाँ से बचा कर लाने में। और चलिए रक्षित अगर बच भी जाता है, उसे सज़ा हो जाती, वो सब कुछ सेकेंडरी है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है, जो अपने हाथ पैर गंवा देंगे, वो ज़िंदगी भर रक्षित चौरसिया को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो रक्षित चौरसिया कोई यंगस्टर बनना कभी नहीं चाहेगा, तो ऐसे सो कूल अनदर राउंड वाले या ओम नमः शिवाय वाले युवा मत बनिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए। और मैं हमेशा इन यंगस्टर्स से बात करके इसलिए बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि ऐसा लगता है कि देश को अगर सही दिशा दिखानी है तो ये युवा ही दिखा सकते हैं। इसलिए हमेशा ही VNM पर हम युवाओं को मौका देते हैं। VNM को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर हमेशा देखते रहिए, क्योंकि यहाँ हम वही बातों पर चर्चा करते हैं जो हर एक नागरिक को इंडिविजुअली टच करे कि हाँ, ये तो हमारा खुद की बात है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल अगर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि VNM का कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। फालतू की वीडियोस हम दिन भर देखते हैं, शेयर करते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, इसे शेयर करनी होगी अगर समाज में कुछ बदलाव हमें चाहिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV और जियो TV फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM TV को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय!